1857। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, भारतीय इतिहास में ये एक मोड़ है। एक ऐसा तूफान जिसने हिंदुस्तान की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसे सिर्फ एक सिपाही विद्रोह कहना शायद पूरी कहानी नहीं होगी। ये तो कहानियों, वजहों और नतीजों का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है। तो चलिए आज इसी ऐतिहासिक घटना की परतें खोलकर देखते हैं। तो इस बड़ी कहानी को समझने की शुरुआत कहाँ से की जाए? देखिए, इन हाथ से लिखे नोट से बेहतर और क्या हो सकता है। ये एक तरह से उस पूरे दौर का माइंड मैप है। ये हमें उस रास्ते पर ले जाएगा कि ये सब शुरू कैसे हुआ और इसका अंजाम क्या हुआ। तो हमारा सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। पहले देखेंगे कि विद्रोह की जमीन कैसे तैयार हुई, फिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने आग लगा दी, विद्रोह का असली चेहरा कैसा था, ये नाकाम क्यों हुआ, और आखिर में इसके नतीजे क्या निकले। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस बारूद की जो सालों से जमा हो रहा था। देखिए, कोई भी बड़ा धमाका अचानक नहीं होता, उसकी चिंगारी बहुत पहले से सुलग रही होती है। तो चलिए समझते हैं कि 1857 के लिए ये विस्फोटक जमीन तैयार कैसे हुई। ये समझना बहुत जरूरी है कि 1857 कोई एक दिन में हुई घटना नहीं थी। सोचिए, एक प्रेशर कुकर की तरह जिसमें सालों से धीरे धीरे गुस्सा, नाराजगी, असंतोष की भाप जमा हो रही थी और वो बस फटने ही वाला था। तो एक गुस्सा कहाँ से रहा था? देखिए, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर तो ब्रिटिश नीतियां कहर ढा रही थीं। जो हमारे पारंपरिक उद्योग थे वो खत्म हो रहे थे। किसानों पर टैक्स का बोझ इतना था कि उनकी कमर टूट गई थी। और ऊपर से वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली पॉलिसी, मतलब जिन राजाओं के अपने बेटे नहीं होते थे उनके राजपाट को सीधे सीधे हड़प लिया जाता था। तो जाहिर है हर तरफ गुस्सा उबल रहा था। और बात सिर्फ पैसे या सियासत की नहीं थी। लोगों को लग रहा था कि उनके समाज, उनके धर्म पर सीधा हमला हो रहा है। उन्हें लगने लगा था कि अंग्रेज और ईसाई मिशनरी उनकी संस्कृति को ही खत्म कर देना चाहते हैं। अब देखिए, सती प्रथा पर रोक जैसे सुधार भी उस वक्त के लोगों को अपनी परंपराओं में सीधी दखलंदाजी लगे और इससे नाराजगी और बढ़ गई। और फौज, सोचिए, जिन हिंदुस्तानी सिपाहियों के दम पर अंग्रेजी साम्राज्य टिका था वो खुद खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि तनख्वाह कम थी, प्रमोशन का कोई चांस नहीं था, और फिर एक नया कानून आया कि उन्हें समंदर पार जाकर भी सेवा करनी होगी, जो उस समय कई लोगों के धर्म के खिलाफ था। मतलब शिकायतों की लिस्ट काफी लंबी थी। तो बारूद जमा हो चुका था, माहौल में तनाव था। अब बस एक चिंगारी की देर थी, और वो चिंगारी 1857 की शुरुआत में गिरी। बात आई नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों की। अफवाह फैली कि इन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है और इन्हें मुंह से खोलना पड़ता था। अब ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, सिपाहियों के लिए ये उनके सबसे बड़े डर का पक्का सबूत था कि अंग्रेज जानबूझकर उनके धर्म को खत्म करना चाहते हैं। बस ये तो आग में घी डालने वाला काम हो गया। और इसके बाद चीजें बहुत तेजी से बदलीं। मार्च में बैरकपुर में मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों पर हमला किया। अप्रैल में उन्हें फांसी दे दी गई और मई आते आते मेरठ में सिपाहियों ने नए कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। उनके साथियों ने बगावत कर दी और सीधा दिल्ली की ओर कूच कर दिया। एक अकेली आवाज कुछ ही हफ्तों में एक बड़े विद्रोह की दहाड़ बन चुकी थी। तो अब ये आग एक छावनी से निकलकर पूरे उत्तर भारत में फैलने लगी थी। ये अब सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा नहीं रहा, ये एक बड़ा आंदोलन बन गया। और यहीं पर इतिहास का एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये वाकई सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था? देखिए, इस सवाल का जवाब सीधा नहीं है। अगर हम देखें तो हाँ, इसकी शुरुआत सिपाहियों ने की थी, लेकिन दूसरी तरफ इसमें आम लोग, किसान, कारीगर सब शामिल हो गए। रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब जैसे शासक भी इस लड़ाई में कूद पड़े। हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। तो ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह तो नहीं कहा जा सकता। इसकी तस्वीर कहीं ज्यादा बड़ी और उलझी हुई थी। और ये विद्रोह की आग फैली कहाँ कहाँ? दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली, बिहार, ये सब इसके बड़े केंद्र बन गए। हर जगह अपने अपने नेता इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन इतनी बड़ी बगावत, इतनी तीव्रता, इसके बावजूद 1 साल के अंदर अंदर इसे दबा दिया गया। अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? तो इस नाकामी की वजहें क्या थीं? देखिए, कई सारी बातें थीं। एक तो विद्रोहियों में एक मजबूत केंद्रीय लीडरशिप की कमी थी। कोई एक सोचा समझा प्लान नहीं था। ये पूरे देश में भी नहीं फैला। दक्षिण और पूर्वी भारत इससे काफी हद तक अछूते रहे। और वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार थे, बेहतर जनरल थे और सबसे बड़ी बात,
टेलीग्राफ था जिससे वो तेजी से जानकारी पहुंचा सकते थे। पढ़े लिखे मिडिल क्लास का भी विद्रोह को साथ नहीं मिला। विद्रोह तो खत्म हो गया, लेकिन इसके साथ ही भारत में ब्रिटिश राज का एक नया दौर शुरू हुआ और कई मायनों में ये पहले से भी ज्यादा सख्त दौर था। सबसे बड़ा और फौरी बदलाव तो ये था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। 1858 के एक्ट के बाद भारत पर सीधा ब्रिटेन की महारानी का शासन हो गया। गवर्नर जनरल अब वाइसरॉय कहलाने लगा। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। राज्यों को हड़पने की नीति भी बंद कर दी गई। लेकिन इसके जो दूर तक जाने वाले असर थे वो और भी गहरे थे। अंग्रेजों ने फौज को फूट डालो और राज करो की नीति पर दोबारा बनाया ताकि सिपाही फिर कभी एकजुट ना हो सकें। अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों के बीच की खाई और भी चौड़ी हो गई। लेकिन इसी दमन ने, इसी हार ने भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। यहीं से भविष्य के आजादी के आंदोलन की नींव पड़ी। तो कुल मिलाकर देखें तो 1857 का विद्रोह एक दोहरी विरासत छोड़ गया। एक तरफ इसने ब्रिटिश राज को और मजबूत कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ इसने ही एक राष्ट्रीय आंदोलन की पहली चिंगारी को भी हवा दी। और यह हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि 1857 का विद्रोह क्या ये पुराने भारत का अंत था या फिर एक नए भारत की एक दर्दनाक शुरुआत?